हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को खत्म करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग उनके सोशल स्टेटस, आर्यंस के सोशल स्टेटस और फिर आश्रम सिस्टम, उनके इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उनका सोशल लाइफ से शुरुआत करते हैं, उनके सामाजिक जीवन से। तो उनके सामाजिक जीवन में क्या हुआ था? सामाजिक जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस दिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे आर्यंस के सोशल लाइफ में। तो ऋग्वैदिक कल्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि समाज जो है वो 4 वर्णों में डिवाइड हो चुका था, वर्ण सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 पार्ट्स में जो है वो सोसाइटी का डिवीजन हो चुका था। इस समय में क्या हुआ था कि वर्ण सिस्टम जो था वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। तो जो हायर क्लास के जो लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए और क्षत्रिय हो गए, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे जो वो लोग एंजॉय करते थे। और ये जो विशेष अधिकार थे वो वैश्य और शूद्र नहीं, ये प्रिविलेजेस वैश्य और शूद्र के लिए नहीं था। तो ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, कभी कभी ब्राह्मण बोला करते थे कि नहीं हम श्रेष्ठ है, और कभी क्षत्रिय बोला करते थे कि हम श्रेष्ठ है। इन बातों में दोनों के बीच में हमेशा मतभेद होते रहते थे। और थर्ड पोजीशन पे जो है वो है वैश्य, जो कि थर्ड पोजीशन पे है। और फोर्थ जो है वो हमारे शूद्र हैं, जिनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी, बहुत बुरी हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में एक और बात हुआ था, ऋग वैदिक कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण सिस्टम जो है वो ऑक्यूपेशन के आधार पे किया गया था, मतलब उनके काम जो भी थे उस आधार पे जो है वो वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया गया था। लेकिन इस समय क्या हुआ था कि वर्ण सिस्टम जो है वो जन्म के आधार पे हो गया था। अगर कोई इंसान ब्राह्मण में जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। कोई इंसान अगर शूद्र में जन्म ले रहा है तो वो शूद्र ही रहेगा, और वो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में भी चेंज नहीं कर सकता है। और इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई थी। अपर क्लास के जो लोग होते थे उन्हें एक और प्रिविलेज ये भी था, मैरिज प्रिविलेज था, कि जो अपर क्लास के मेन है वो लोअर क्लास के जो भी वुमेन है उनसे शादी कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास के हैं वो अपर क्लास में शादी नहीं कर सकते हैं। और इंटरकास्ट मैरिजेस होते थे, लेकिन इनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, और ये सारी चीजें जो थी वो अच्छी नहीं मानी जाती थी। और ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जो वर्ण सिस्टम का जो डिवीजन था वो जो बर्थ के हिसाब से हो गया था, इस कॉम्प्लिकेशन ने और इन सारी चीजों ने वो आगे जाकर कास्ट सिस्टम को जन्म दिया। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो वर्ण सिस्टम से निकल के आता है। तो दिस दिस कॉम्प्लिकेशन गेव राइज टू द कास्ट सिस्टम। अब आते हैं उनके आश्रम सिस्टम पे। द सिस्टम ऑफ आश्रमास, अ मेन फीचर ऑफ द सोशल सिस्टम ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वाज द आश्रम सिस्टम। तो जो सोशल लाइफ था उन लोगों का, मतलब आर्यंस का जो सोशल लाइफ था, उनका जो मेन फीचर था वो आश्रम सिस्टम था। अब आश्रम सिस्टम क्या है? क्या होता था उस वक्त कि कोई भी इंसान है उसे माना जाता था कि उसका जो टोटल एज है वो 100 ईयर्स है, और उस 100 ईयर्स के एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, 25 ईच, यानी कि, और वो 4 पार्ट्स थे ब्रह्मचार्य, मतलब 1 से लेके 25 ईयर्स, फर्स्ट 25 ईयर ब्रह्मचार्य, फिर 25 to 50 ईयर्स गृहस्थ, एंड देन 50 to 75 ईयर्स वानप्रस्थ, और फोर्थ है 75 to 100 ईयर्स सन्यासीन्स। तो फर्स्ट जो ब्रह्मचार्य है, जो कि पहला 25 ईयर्स है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि पहले में वुमेन्स को तो पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, और फिर ये शूद्र भी थे, उन्हें भी पढ़ने लिखने का प्रिविलेज नहीं था, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो ये
ये जो आश्रम सिस्टम है वो 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही फॉलो किया करते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो मैन होते थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने शुरुआत के जो 25 साल हैं वो एक ब्रह्मचार्य की तरह रहेंगे, एक ब्राह्मण की तरह रहेंगे, जिसमें वो लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, वेद को पढ़ेंगे और बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे। तो पहला जो सिस्टम था वो ब्रह्मचार्य सिस्टम था। दूसरा आता है गृहस्थ। गृहस्थ जो था वो 25 to 50 years। इसमें जो था कि जो मेन है वो उनकी जो शिक्षा है वो पूरी हो चुकी है, अब उनकी शादी की जाएगी और वो अपने जो गृहस्थ जीवन है उसमें अच्छे से देखभाल करेंगे, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे। और ये जो था वो गृहस्थ था, और इसे जो है गृहस्थ जो आश्रम था उसे एक ऊंची दृष्टि से भी देखा जाता था। थर्ड है वानप्रस्थ। तो 50 to 75 years ये जो था वो वानप्रस्थ था। उसमें क्या होता था कि लोग जो थे वो जो इंसान मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो मेन होते थे वो अपने घर को छोड़कर फॉरेस्ट में आ जाते थे और फॉरेस्ट में मेडिटेट ध्यान लगाया करते थे। तो ब्रह्मचार्य में ज्ञान प्राप्त किया, गृहस्थ में उनकी शादी हुई, वानप्रस्थ में उन्होंने क्या किया, वानप्रस्थ में वो घर से निकल गए, अब जंगलों में रहने लगे और मेडिटेट करने लगे। फोर्थ और जो लास्ट है वो है सन्यासी, 75 to 100 years। देन दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग। और इसमें क्या था, उन्हें हर चीज त्याग देनी थी और सीधे मोक्ष के लिए अपना पूरा जो ध्यान था वो पूरा भगवान पे केंद्रित करके और अपने मोक्ष की कामना करनी होती थी। मतलब सन्यासीन में उनको हर चीज का त्याग करना था। तो ये है हमारे 4 आश्रम सिस्टम। The system of ashramas followed men to spend some part of their lives in meditation। तो सिस्टम ऑफ आश्रम जो है उसमें जो भी मेन थे वो अपने जीवन का कुछ जो भाग था वो मेडिटेशन में भी बिताते थे। जनरली women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashramas chosen by their husband। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वुमेन होती थी उन्हें मतलब अलाउ नहीं था पढ़ना लिखना वेदों का या फिर किसी भी चीज का, और फिर वे लोग तो उनके हस्बैंड जिस आश्रम को फॉलो करते थे वो लोग भी उन्हीं के साथ उस पर्टिकुलर आश्रम को फॉलो किया कर। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वुमेन, मतलब नारियों की स्थिति जो थी वो ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में कैसी थी। तो अगर औरतों की स्थिति की बात करें तो उनकी स्थिति में कोई भी कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए थे, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। अभी भी जो है वुमेन्स थी वो सबऑर्डिनेट टू मेन थी, यानी कि वो जेंट्स के अधीन होती थी, उनके जो भी हस्बैंड्स होते थे या फिर घर में जो भी जेंट्स होते थे उनके अधीन होती थी ये वुमेन। और फिर उन्होंने ऋग्वैदिक कल्चर में जो और वुमेन को वो पॉलिटिकल राइट्स जो थे कि वो असेंबली अटेंड कर सकती थी, ये राइट भी उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में खो दिया था। चाइल्ड मैरिज जो था वो इस टाइम में कॉमन हो चुका था, बहुत आम सी बात हो गई थी चाइल्ड मैरिज। एंड देन अत्रिय ब्राह्मण के अनुसार बेटियों को जो है वो मुसीबतों का स्रोत यानी दुखों का स्रोत माना गया है। और फिर जो भी वुमेन जो हायर क्लास की जो वुमेन होती थी, जो रॉयल वुमेन होती थी हायर क्लासेस की, उन्हें कुछ कुछ प्रिविलेज जो थे वो एंजॉय करने का अधिकार था, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। अगर उनके फैमिली लाइफ की बात करें तो उनमें भी कुछ खास बदलाव नहीं आया था, उनके खान पान, पहनाव में, ज्वेलरी, इन सारी चीजों में कुछ खास बदलाव नहीं आए थे। और फादर जो थे उनका पावर, मतलब कि जो पिता थे उनके पावर में लेटर वैदिक पीरियड में उनके पावर में वृद्धि हुई थी, मतलब उनकी शक्ति जो थी वो बड़ी थी, मतलब उन्हें कुछ खास विशेष अधिकार प्राप्त हो गए होंगे लेडीज के मुकाबले।
और हेड ऑफ द फैमिली मतलब परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य यानी कि सबसे मतलब जो मुखिया होता था, उसे आज भी वही रिस्पेक्ट मिलता था जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में मिलता था। और कभी कभी जो है वो परिवार में कटुता देखने को मिलती थी, बिटरनेस देखने को मिलती थी, कभी कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते होंगे। तो इन कभी कभी जो थी वो ये सारी बातें देखने को मिलती थी। बट ओवरऑल द फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस वाज स्टिल सुपीरियर। और इन सब के बावजूद भी आज भी आर्यंस का जो फैमिली लाइफ था, गृहस्थ जीवन था, पारिवारिक जीवन जो था, वो आज भी श्रेष्ठ था। अगर उनके इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इस समय जो था वो आयरन का उन लोगों को पता चल चुका था, और आयरन के बड़े मात्रा में होने के कारण उन्होंने बहुत से जो फॉरेस्ट थे उन्हें आयरन की मदद से काट कर, मतलब आयरन के जो भी टूल्स होते होंगे उनकी मदद से मतलब फॉरेस्ट को साफ किया, और ज्यादा से ज्यादा जो भी लैंड थे, जमीन थी, उसे कल्टीवेशन के अंदर यानी कि खेती के अंदर लाया। तो अब जो था एग्रीकल्चर जो था उनका मेन प्रोफेशन बन चुका था। एग्रीकल्चर के औजार जो थे, मतलब कल्टीवेशन में जो भी औजार होते थे वो इम्प्रूव टाइप्स के अब अच्छे अच्छे औजारों का यूज किया जाने लगा था। और फिर उन लोगों ने क्या क्या उगाया था, वो बार्ली, राइस और वीट यानी कि जौ, चावल और गेहूं जो है वो ये सारी चीजें उगाया करते थे। उन्हें खाद की भी जानकारी हो चुकी थी, जो कि एक दूसरा इम्प्रूवमेंट था इस लेटर वैदिक पीरियड में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो थे वो भी होने लगी थी। अब इस समय क्या था, मेटल वर्क, लेदर वर्क, पोट्री जो था, इन सारे वर्क जो भी थे उनमें भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस होने लगा था। In addition to internal trade, foreign trade became extensive. तो वो लोग जो थे, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के जो आर्यंस थे, वो इंटरनल ट्रेड तो करते ही थे, मतलब आंतरिक व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ वे लोग बाह्य व्यापार भी किया करते थे। बाह्य व्यापार भी बड़े पैमाने पे होने लगी थी। और लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उन्हें समुद्र का भी पता था, समुद्र के जो भी रास्ते होते थे उनका भी पता था। और वो जो थे वो बेबीलोन जैसे कंट्रीज के साथ वो लोग बेबीलोन जैसे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया करते थे। एक हेरिडिटरी मर्चेंट्स यानी कि वंशानुगत व्यापारी, जिन्हें कि बनिया कहा जाता था, इनके बारे में भी पता चला था। ये एक अलग क्लास था जिन्हें हेरिडिटरी मर्चेंट्स यानी कि बनिया कहा जाता था। वैश्यास also carried on trade and commerce. They organized themselves into guilds known as guns. वैश्यास भी व्यापार और वाणिज्य किया करते थे, और उन्होंने अपने आप को, मतलब उनका जो भी एक सहकारी समितियों में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे गनास बोलते हैं या फिर गन्स बोलते हैं। और इन सब के अलावा लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था, इस समय कोई करेंसी नहीं थी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था, मतलब लेन देन का साधन जो था, वो ऋग्वैदिक पीरियड में निष्क था। तो अब निष्क तो था ही, निष्क के अलावा जो था वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का भी यूज किया जाने लगा था। तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो थे उन्हें क्या बोलते थे, सतमना और कृष्णला। ये जो दो थी वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, इन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाने लगा था। अगर उनके रिलीजियस कंडीशन की बात करें तो रिलीजियस कंडीशन में क्या हुआ था कि जो भी ऋग्वैदिक कल्चर के जो भी भगवान थे, जो पुराने जो भी भगवान थे, उन्होंने अपनी महत्ता खो दी, मतलब उन्होंने अपना इम्पोर्टेंस जो था वो खो दिया था। अब इस पीरियड में जो भगवान आए थे वो थे प्रजापति, जिन्हें द क्रिएटर बोला जाता था, मतलब जिन्होंने ये जो भी पृथ्वी है वो बनाई है। तो प्रजापति जो थे वो थे विष्णु, उन्हें प्रोटेक्टर बोला जाता था, मतलब जो रक्षा करता है उसे उन्हें विष्णु जो सेकंड भगवान थे। और जो थर्ड है वो है रुद्र, द डिस्ट्रॉयर, मतलब विनाशक, मतलब जो विनाश करने वाले होते होंगे उन्हें रुद्र कहा जाता है।
और ये तीन जो थे वो लेटर वैदिक कल्चर के इम्पोर्टेंट गॉड हो गए। पहला प्रजापति द क्रिएटर, सेकंड विष्णु द प्रोटेक्टर एंड थर्ड रुद्र द डिस्ट्रॉयर। और ये तीन जो थे वो बहुत ही प्रमुख हो गए। और जैसे लेटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यज्ञ होते थे, सैक्रिफाइसेस दी जाती थी। तो इस पीरियड में क्या हुआ, सैक्रिफाइसेस का तो इम्पोर्टेंस था ही और सैक्रिफाइसेस तो होते ही थे। अब क्या हुआ था, ऋग वैदिक कल्चर के मुकाबले इस पीरियड में उनके जो भी रिचुअल्स थे, जो उन सैक्रिफाइसेस के करवाने की जो विधि होती थी वो ज्यादा कठिन होते जाती थी, बहुत ज्यादा लंबी होते जाती थी, जो लोगों के समझ के पड़े थे। और अगर ये बड़े बड़े विधि हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ब्राह्मण अगर कुछ करवा रहे हैं तो उनका जो भी वो कराने के बदले जो वो लेंगे वो भी कुछ ज्यादा ही होगा। तो अपर क्लास के जो लोग थे वो तो सक्षम थे इन सेक्रीफाइसेस को करवाने में, लेकिन जो लोअर क्लास थे उनमें वो कराने में सक्षम नहीं थे। और इस समय क्या था, प्रेयर्स का इम्पोर्टेंस जो था वो घट चुका था। प्रेयर्स मतलब प्रार्थना का जो इम्पोर्टेंस था वो घट चुका था और सैक्रिफाइसेस जो थे वो बड़े पैमाने पे होने लगी थी। और जो पिछली क्लास थे उन्हें यज्ञ कराने से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था, बहुत मतलब जो कि सैक्रिफाइसेस जो थे वो सारी चीजें जो थी वो बड़े पैमाने पे होने लगी थी। तो जो पिछली क्लास थे उन्हें इन सारी चीजों से बहुत फायदा हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें इन सारी चीजों से फायदा हो रहा है तो उन्होंने नए नए तरह के यज्ञ, नए नए तरह के सैक्रिफाइसेस, इन सारी चीजों का इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया और उनके जो रिचुअल्स थे उन्हें और भी ज्यादा इलेबोरेट कर दिया। और जिस अपने फायदे के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की। लेकिन इस पीरियड के अंत तक क्या हुआ, जो पिछली क्लास ये सारी चीजें किया करते थे तो जो भी लोअर क्लास थे वो अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनके बश में नहीं था कि वो जो भी इतने सैक्रिफाइसेस और ये जो भी यज्ञ हो रहे हैं वो उनके बस की नहीं थी। तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो था वो लेटर वैदिक पीरियड के अंत में इन पिछली क्लासेस के खिलाफ में आया था और इन सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के खिलाफ आया था। और इन्हीं का जो रिजल्ट है, इन इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस का जो रिजल्ट था उसने किसको जन्म दिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि उनका जो ओरिजिन था वो कहाँ से होता है, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब इसके बाद जो था, जो उपनिषद थे उन्होंने भी इन बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस और इन सारी चीजों से, बेतुकी बातों से मुंह मोड़ लिया था और उन्होंने भी ट्रू नॉलेज यानी कि ज्ञान, पीस और सल्वेशन यानी कि ज्ञान, शांति और मोक्ष, इन सारी चीजों पर ध्यान देने लगे थे। और उन्होंने वो जो भी बेतुके सैक्रिफाइसेस होते थे उन सारी चीजों से मुंह मोड़ लिया था। तो इस समय जो था पीपल, अपर क्लास के जो लोग थे वो तो अपने सैक्रिफाइसेस करा लेते थे, तो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे वो लोअर क्लास के लोग थे। तो वो लोग इन सारी चीजों को अपोज करने लगे थे और जो भी ये इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस थे वो उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने जो भी सिंपल इजी मेथड जो हो उन सारी चीजों के खोज में लग चुके थे। और ये सारी चीजें जो थी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म दे रही थी, तो बहुत से लोग जो थे वो इन सब चीजों को छोड़कर बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाने लगे थे। तो ये सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस वीडियो में अभी तक इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।